नमस्कार एवरीवन, उत्कर्ष श्रीवास्तव दिस साइड एंड आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक छोटू सा प्यारा सा चैप्टर रियल नंबर जो 6 नंबर का हमारे पेपर में आने वाला है। आई नो आप सबका टारगेट होता है कि 80 में से 80 लाना है, बट 80 में से 80 लाने के लिए छोटी छोटी मंजिलों को पाना जरूरी है। तो पहली मंजिल है 6 में से 6 लाना। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। उस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत ही कम टाइम के अंदर विद द हेल्प ऑफ PYQs। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के साथ। रियल नंबर क्या होते हैं आप सबको पता है। रियल नंबर एक तरीके से कलेक्शन है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। और रेशनल और इरेशनल क्या होता है, ये चीज हम इस चैप्टर में समझेंगे। क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके हो। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर बेसिकली क्या निकल कर आते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिंपली कहूँ, ये वो नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप एक सवाल करोगे, भैया √2 को भी तो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो क्या ये एक रेशनल नंबर होगा? क्योंकि यहाँ पर 1 जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नो। क्यों नो है? क्योंकि हमारा जो P और Q है ये दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होने चाहिए। तो रेशनल नंबर बेसिकली क्या है? एक ऐसा नंबर जिसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ पर P और Q आपके इंटीजर्स होंगे और Q आपका 0 के बराबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे हमारा √2। खाली √2 हमारा इरेशनल है, √3 हमारा इरेशनल है, √5 हमारा इरेशनल है। इस चैप्टर में मेनली हमको दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। पहला तो आप पढ़ोगे प्राइम नंबर से रिलेटेड और दूसरा आप पढ़ोगे इरेशनल प्रूव करने को लेकर। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट के साथ, पहले टॉपिक के साथ, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर आई होप सो आप सभी को क्लियर होगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं वैसे जनरली, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अगर क्लियर है तो वीडियो को पॉज करो, अपने मन में रिवाइज करो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। लेट जस्ट से मैंने बोला 3, तो 3 के कितने फैक्टर हैं? फैक्टर का मतलब वो जिनसे डिवाइड हो जा रहा है। तो 3 किन किन से डिवाइड होता है? 3 से 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। 2 अगर मैंने बोला तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। अगर मैं बोलूँ 4, तो 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनको मेनली कहें जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और अगर मैं बोलूँ को प्राइम क्या होता है? को प्राइम क्या होते हैं? अगर को प्राइम की बात करी जाए, अगर मैं बोलूँ दो नंबर को प्राइम, इसका मतलब क्या है? उनके बीच में जो हाईएस्ट फैक्टर है ना, सबसे बड़ा, वो 1 है। जैसे अगर मैंने बोला 4 और 5, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, जो इन दोनों का फैक्टर है? तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 1। तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो 1 निकल कर आता है, उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम बोल देते हैं को प्राइम। ये मैंने आपको क्यों बताया है? ये क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है अभी आगे चलकर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है हमारे पहले टॉपिक का नाम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बेसिकली थ्योरम बोलती क्या है? अगर आप में से किसी को आइडिया है तो आप अपने आप से, जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप क्या कर सकते हो? उसको रिवाइज कर सकते हो अपने मन में। अदरवाइज तो मैं बता ही दूंगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बेसिकली क्या बोलती है? ये बोलती है कि आप किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज कर सकते हो वेरी सिंपल वे में। यानी कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैंने कोई भी नंबर लिया 30, ये एक नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि आप इसको इसके फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली हम क्या करेंगे, इसको इसको छोटे छोटे फैक्टर्स में बांट देंगे, जैसे 1 2 3 5, इन फैक्टर्स में बांटेंगे। ये फैक्टर्स हमें कैसे मिलते हैं? जब हम इसको डिवाइड करेंगे। लेट्स जस्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से। मैंने 2 से डिवाइड किया तो 15 आ जाएगा। फिर 15 को डिवाइड करूंगा 3 से तो 5 आ जाएगा। और फिर 5 से करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो ये जो क्या है, मैंने इस नंबर को रिप्रेजेंट किया इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका, इस नंबर का ये हमारा क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल सा जवाब है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बेसिकली हमको इतना सा बोलती है कि हम हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरीके से जब हम चीजें करते हैं तो ये मेथड हमारा कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यही से हमारा नया टर्म निकल कर आएगा एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम का आपको आइडिया रहा होगा पहले से भी, बचपन में आपने किया होगा। नहीं किया होगा तो अभी कभी ना कभी तो किया ही होगा यार एचसीएफ एलसीएम, और नहीं किया है तो इस वीडियो में कर लेंगे। एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या बोलता है? अगर मैं बोलूं मैंने दो नंबर ले लिए, लेट जस्ट से मैंने एक नंबर लिया 10 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 15, तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है बेसिकली? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। अगर मैं छोटा लिख रहा हूँ थोड़ा काम चला लेना यार, बुक के कॉपी के हिसाब से लिखता हूँ मैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब एक ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो। जैसे मान लो 10 और 15 है,
तो 10 किस से डिवाइड होता है? 10 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 को नहीं गिनना है। और ये हमारा किस से डिवाइड हो रहा है? ये हमारा 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ मतलब वो कॉमन फैक्टर जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है, तो वो कौन सा होगा हमारा? 5। एचसीएफ बेसिकली इनका क्या निकल कर आएगा? 5। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जो उनकी टेबल में आता है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, जो पहाड़े में आता है, यानी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा कॉमन है एज अ मल्टीपल? यानी अगर मैं बोलूं 2 और 3 मैंने नंबर ले लिए, तो वो कौन, इनका एलसीएम कितना निकल कर आएगा? यानी वो कौन सा मल्टीपल होगा जिस पर ये लोग आपस में कॉमन हो जाएंगे? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश में भी मैंने पढ़ा है। तो वो 6 नंबर होगा, वो 6 इनका ऐसा मल्टीपल होगा 2 और 3 का, जो इनका एलसीएम बन जाएगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर मैं इनकी बात करूंगा, तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकल कर आएगा? इनका वैसे अगर मुझे क्लियर दिख रहा है 30 निकल कर आएगा, लेकिन हमको तो बुक के हिसाब से जाना है। तो 10 को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, जैसे 2 × 5, और 15 को हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स में 3 × 5। तो बेसिकली एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? जितना मिले बटोर लेते हैं। 2 को बटोर लेंगे, 3 को बटोर लेंगे, 5 को बटोर लेंगे। 2 × 3 × 5, ये हमारा क्या बन जाएगा? 30 हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ये है एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। जितना हम आगे सवाल सॉल्व करेंगे, उतना आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, क्योंकि सवाल करने से ही आपको समझ में अच्छे से आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग तो मैंने इसलिए करा दिया, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, या कई सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं पेपर के लास्ट मोमेंट पर, भैया कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए हमको जरूरी होता है कि कुछ सवाल करा दिए जाए। एंड नाउ वी मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मिनट, मैं पहले क्वेश्चन तक पहुंच जाऊं, क्योंकि सवाल तक पहुंचना जरूरी है। बहुत गर्मी हो रही है यार, एक्चुअली गर्मी इसलिए इन द सेंस, वैसी गर्मी नहीं हो रही है, लाइटें बहुत आसपास है, बहुत ज्यादा आसपास है, तो उनसे ज्यादा हीट हो रही है। ठीक है, पहला सवाल है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है हमारा हमको 132 और 77 का, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? 77 के फैक्टर्स करते हैं। अब देखो, मैं तो सीधे सीधे फैक्टर्स कर सकता हूँ, अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो आप ये वाला मेथड यूज करो। 77 लिखा, 77 काय से जाएगा चेक कर लो, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जा रहा है ना। 2 से आपको पता है 2 से कब जाता है? जब उसकी आखिरी डिजिट 2 4 6 8 0 हो। और 3 से कब जाता है? जब इन दोनों का सम 3 से डिविजिबल हो। 7 और 7 14, यहाँ तो नहीं हो रहा है। 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से जा रहा है। 7 लिखा मैंने, ये 11 हो गया। अब 11 तो 11 से ही जाएगा 1, ये क्या हो गया? 7 × 11। ठीक है, अब ये मैंने आपके लिए बताया, इसको आपको एज अ रफ करना है। हमारी कॉपी पे जगह होती है ना जरा सी एंड में यहाँ पे, तो ये हमारी कॉपी का पेज होता है। थोड़ी सी जगह रफ के लिए बांट लो, या फिर आपके पेपर में जो आता है ना मैथ्स का पेपर, उसमें भी आपको लास्ट पेज पे रफ वर्क के लिए जगह होती है, वहां ऐसा कर लेना। ठीक है, 7 × 11 ये हमारे इधर हो गया। ये 1 नंबर का सवाल है, नहीं भी करोगे सीधा आंसर भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि तो एमसीक्यू में आएगा। और 132 के जो प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 132 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 हो जाएगा। देन हमारा कितना हो जाएगा? 66, यानी फिर 2 हो जाएगा। फिर हमारा 66 33 हो, तो 2 से करेंगे। एक्चुअली आप लोगों के लिए मैं कर देता हूँ, मैं अपने हिसाब से जाने लगा था फिर से। 2 से किया तो ये कितना हो गया हमारा? 66। फिर 2 से किया तो ये हमारा हो गया 33। फिर 3 से किया तो ये हमारा हो गया 11। एंड फिर 11 1, यानी 2 × 2 × 3 × 11। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका एचसीएफ क्या होगा? भाई एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है दोनों में और हाईएस्ट है उसकी वैल्यू, सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू है? तो 11 इज द आंसर। इसमें तो मैं ढूंढना भी नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है। तो 11 इसका क्या निकल आता है? हमारा 11 निकल कर आता है एचसीएफ। आई होप सो ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भी भेज रखे होंगे, आप उन क्वेश्चंस को भी चेकआउट कर सकते हो, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम कर देखते हैं, दैट इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 144। 84 एंड 144 इसका एचसीएफ निकालना है। तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। 84 हम करेंगे तो 2, 42 आ जाएगा तो फिर 2, 21 आ जाएगा तो 3, और फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। 84 लिया मैंने इधर, 2, 42, 2, 21, 3, 7, डन एंड डस्टेड। देन हम ऐसे ले लेते हैं 144 के लिए। ये सब रफ वर्क में आपको करना होता है, बट मैं करवा रहा हूँ फिर भी। 144 के लिए क्या आ जाएगा हमारा? 72, 36, 18, 9, 3, 3, 1। तो 144 के क्या हो जाएंगे? 144 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2, 4 बार 2,
3 इंटू 3, कहीं पर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये जो मैंने ऐसे लिखा है ना, कहीं पर इसको ऐसे भी लिख देते हैं 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 2, बात एक ही है, बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा और आसान सिंप्लीफाइड रूप हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलूँ एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल के आ रहा है, तो देखो एक 2 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है, और एक 3 कॉमन है, उसके अलावा कुछ और कॉमन है नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना निकल कर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अगर मैं आपको बोलता है एलसीएम, तो इसका एलसीएम भी आप निकाल सकते थे। इसी तरीके से एलसीएम के लिए क्या करते, हम 2 को उठाते 4 बार, 3 को उठाते 2 बार, और 7 को उठाते 1 बार, क्योंकि 7 तो 1। सिंपल से सवाल होते हैं, सिंपल से उनके जवाब होते हैं। आई होप तो चीजें क्लियर आपको होती जा रही होगी। अभी हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरा व्हाइट बोर्ड हिल रहा है, मैं जब साफ कर रहा हूँ, मैं तो फिर भी बहुत इत्मीनान से साफ कर रहा हूँ मेरे प्रयास से। ये व्हाइट बोर्ड बहुत टाइम से रखा हुआ था, मैं इसको यूज ही नहीं करता था, आज पहली बार ये प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन में यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी तरीके के बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये आया है 336 का एंड 54, इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चन है, और ऐसा एक ना एक सवाल आएगा ही आएगा, 110% आएगा। इस चैप्टर से 5 नंबर का आना है, 6 नंबर का आना है, तो एक एमसीक्यू तो आता ही आता है। एक एमसीक्यू आता है, एक 2 नंबर का आता है, एक 3 नंबर का आता है, या फिर एक एमसीक्यू आता है, बाकी केस स्टडी आ जाती है। तो आपको तैयार रहना है ऐसे सवालों के, बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। 336 को करेंगे, अभी आपका टास्क है। 336 को करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे, कितना आ जाना चाहिए हमारा, 160, 320, 128, 128 पे फिर 2 से करेंगे। गलत हो गए हम, गलत हो गए, गलत हो गए, ऐसे ही चले जाता है यार। 336 2 से जाएंगे, दैट इज एक बार जाएगा ये हमारा, 6 बार जाएगा, फिर 68, हाँ 168, नहीं नहीं सही जा रहे थे, हम सही जा रहे थे, ठीक है। 2 84, 2 42, 2 21, 3 7, ये हमारा कितना निकल कर आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, सही जा रहे थे हम यहाँ तक, सही होता है। 54 को निकालते हैं। 54 का क्या होगा, 54 को तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, 2 इंटू 27 यानी 3, यानी कि 9, यानी कि 3 इंटू 3। अगर आपको कभी क्रॉस चेक करना है छोटे छोटे नंबर्स के बीच में, तो आप डायरेक्ट क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इसको डायरेक्ट ही क्रॉस चेक कर लोगे। 6 दूनी 18, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर क्या निकल के आएगा इसका, इसमें एचसीएफ कितना होगा, भैया एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो क्या क्या चीज़ें कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 इंटू 3, 6। एलसीएम कितना होता है, एलसीएम में तो जो सबसे ज्यादा मिले बटोर लो। कितने 2 मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, कितने 3 मिल रहे हैं, 3 की पावर 3 और 7। अब करते रहना इसको मल्टीप्लाई घर पे, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई घर पे करते रहना इसकी, वही अभी यहाँ पे देख रहे हैं। कई कई बार तो आपको पेपर में सिर्फ ऐसे ही पूछ लेगा कि ऐसे ही एलसीएम बता दो, आपको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करने भी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो अभी मूव ऑन करते हैं, आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं एलसीएम एचसीएफ को लेकर। ये जो सवाल थे, ये जितने भी मैंने अभी तक लिए थे, ये थे थोड़े से बेसिक लेवल के। अगर हम देखें कोई हमारा, अगर कोई आपके पास स्टैंडर्ड लेवल का सवाल आ जाए, स्टैंडर्ड लेवल देखो कोई तय तो है ना कि सीबीएसई ने ये तय किया है कि यही वाला सवाल हम बेसिक में देंगे। हो सकता है बेसिक का स्टैंडर्ड में भी दे दें, स्टैंडर्ड का बेसिक में भी दे दें। जब हम थे, मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट बैच आया था, उसमें तो ये था कि बच्चे बोल रहे थे बेसिक ज़्यादा कठिन लग रहा था स्टैंडर्ड के मुकाबले। तो कोई वो चीज़ क्लियर नहीं है कि बेसिक कैसा आएगा स्टैंडर्ड कैसा आएगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बेसिक भी कर लोगे, आप स्टैंडर्ड भी कर लोगे। एक और नेक्स्ट सवाल हम उठाकर देखते हैं। एलसीएम एचसीएफ से ही मैंने एक फॉर्मूला होता है, आपको बताया नहीं था। वो फॉर्मूला ये होता है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करें किन्हीं भी 2 नंबर्स का, ए और बी, ठीक है। एक्चुअली हम ए और बी मान के ही चलते हैं, ठीक है। हमने ए और बी मान लिया 10 और 20, 10 हमारा ए है, बी हमारा 20, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना निकल कर आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर आप एलसीएम लेने जाओगे तो इनका एलसीएम निकल कर आएगा 40, ठीक है। और इनका एचसीएफ निकल कर आएगा 10, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको डाउट होना चाहिए जरा सा भी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 10 होगा। बड़े सिंपल सिंपल नंबर दिया मैंने, ठीक है। और इसका एलसीएम निकल कर, सॉरी शायद यहाँ पर हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये 20 ही आएगा, ये 10 ही आएगा, ये यहाँ पर हमने गलत किया था, क्योंकि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 20 पे ही आ जाएगा, क्योंकि 20 की टेबल में 20 आएगा, 10 की टेबल में भी 20 आएगा, तो सबसे पहले 20 पे ही मिल जाएंगे ये दोनों। एचसीएफ हमारा 10 आएगा। वो फॉर्मूला ये कहता है कि किन्हीं भी 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे
तो वो बराबर होगा उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। यानी कि इसका एलसीएम था 20, इसका था 10, ये बराबर होगा किस बात के, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, होगा 200 इज इक्वल टू 200। यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स ए इज टू ए एंड बी, ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इज इट क्लियर फॉर यू? उसी के बेसिस पे हमारे पास एक सवाल आता है, स्टैंडर्ड लेवल लिखा हुआ है उस पर, तो देख लेते हैं भाई स्टैंडर्ड लेवल। ये देखो मैंने तुम लोग अपना रुमाल खराब किया, मुझे कुछ समझ नहीं रहा किस चीज़ से साफ किया जाए। मैंने कहा ठीक है, इसी को सेक्रीफाइस करते हैं। ओके तो हमारे पास एक सवाल आता है, दैट इज इफ e इज इक्वल टू 2 टू द पावर, अगर a की वैल्यू है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर x, ओके, एंड इफ b इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू 5, ओके, एंड c इज इक्वल टू, लो भैया आ गया स्टैंडर्ड लेवल का सवाल, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, एंड LCM ऑफ a b c, LCM of A B C is equal to 3780। ओके तो x की वैल्यू क्या होगी, x यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इनका LCM हमें दिया है, ठीक है, LCM हमारे सामने दिया है। अब LCM कैसे निकलता है, अगर मैं इधर से आपसे पूछूं LCM कैसे निकला होगा, इन्हीं सबसे बन के तो LCM निकला होगा, हमको फैक्टर्स दिए हुए हैं, इन्हीं से बन के इसका LCM निकला होगा। कैसे निकला होगा, LCM उठाने के लिए हमने क्या किया होगा, 2 कितने उठाए होंगे, सबसे ज़्यादा 2 ही उठाए होंगे, ठीक है। 3 कितने उठाएंगे, 3 हमें नहीं पता था, तो 3 हमने x उठाए होंगे, और 5 उठाया होगा, 7 उठाया होगा, उसी के बराबर तो 3780 होगा। यही तो हमने LCM में सीखा है। LCM में हमने क्या सीखा है, इन्हीं प्राइम फैक्टर्स में जो सबसे ज़्यादा नंबर्स में है, जो कॉमन है, उनको उठाया होगा तो हमको LCM मिलेगा। तो हमारे सेम मेथड को अप्लाई करके हमने उन्हीं सबको उठा लिया, 3780 के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आप जैसे चाहो वैसे जा सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हो, जैसे मैं हूँ, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में भी जा सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा हैवी फॉर्म में ही जाओ, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के ही जाओ। तो 3780 ये सब हमारे इस तरफ चले जाएंगे, 5 इंटू 7 इंटू 2 टू दी पावर 2 टू दी 4। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, कैसे सॉल्व करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। अभी यहीं के यहीं काट दोगे वो आपके लिए बढ़िया है, बाद में काटोगे वो आपके लिए बढ़िया है, बट मैं जिस तरीके का ऑप्शन प्रेफर करूंगा, मैं इसको तुरंत काटना शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं 7 से काट दूंगा, 7 से जा रहा होगा, क्लियर क्लियर, ठीक है। 7 से जैसे 7 से काट सकता हूँ, या 5 4 जा 20, दैट इज मच बेटर, ठीक है। तो 3780 अपॉन में 7 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं 7 से करूँगा तो ये कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 5 टाइम्स 54 अपॉन 2, दैट इज 27। तो अब 3x इज इक्वल टू 27, यानी x की पावर कितनी हो जाएगी, 3। प्रिटी सिंपल, आंसर क्लियर है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा लेवल का क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट वही था। एलसीएम आपको दिया गया था, आपको फैक्टर्स दिए गए थे, आपको खाली सॉल्व करके आंसर लिख देना था और कुछ भी नहीं करना था। इससे ज़्यादा और सिंपल तरीका क्या ही हो सकता था, ठीक है। हम आप देखते हैं और थोड़े से ऐसे सवाल मिल जाएं तो और बेटर है, ठीक है। एक और हमारे पास सवाल है, दैट इज अगर एचसीएफ जो है दो नंबर्स का, एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 6600 कितना दे रखा है, 40। ओके भाई 40 दे रखा है, और इसी का एलसीएम हमें दे रखा है, एलसीएम दे रखा है इसी का, कितना दे रखा है, 252 इंटू के, ये हमारा एलसीएम है। तो हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू कितनी होगी भैया, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या फॉर्मूला था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही फॉर्मूला था मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम कितना दिया है हमको, एलसीएम हमको दिया है 252 इंटू के, एचसीएफ दिया है 40, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 2520 इंटू 6600। के को यहीं रखते हैं, बाकी सब नीचे ले जाते हैं, 2520 इंटू 6600 अपॉन 252 इंटू 40। इज इट क्लियर? अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ये तो 10 बार चला गया, क्लियर क्लियर दिख रहा है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। इसको कैंसिल आउट करो कितनी बार जाएगा, 10 इंटू कितनी बार जाएगा, ये हमारा 1 टाइम जाएगा, 26 बचेगा तो हमारा 6 टाइम जाएगा, 65 अपॉन 1, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा 1650, ठीक है। 1650 इज आर आंसर।
Is it clear to all of you? I think it should be clear as of now because बड़ा सिंपल सा सवाल था, बस आपको थोड़ा सा सब्र देखना होता है। सिंपल 2-3 फॉर्मूले उन्हीं के सहारे पूरा काम चल रहा है, ठीक है, उन्हीं के सहारे आपको करना है। एक और तरीके का सवाल उठाता हूँ, ये सवाल पेपर में पक्का आना ही आना है। दैट इज कौन सा वो सवाल है, देख लेता हूँ। शो दैट, ये सवाल मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा सवाल आएगा ही आएगा। सो शो दैट 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is composite। इस कंपोजिट, ठीक है, हमको ये दिखाना है, या फिर इधर ऐसे लिख देगा शो दैट दिस नंबर इज नॉट प्राइम। तो अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट होता है, या फिर डायरेक्ट कंपोजिट लिख देगा। तो इसको कैसे शो करेंगे, अगर हमें ये साबित करना है कि कोई भी नंबर प्राइम है या कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, तो हम ये तभी शो कर सकते हैं जब हम उसके फैक्टर्स निकालें। क्योंकि अगर तो उसके 2 फैक्टर है तब तो वो प्राइम है, अगर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है तो फिर वो क्या है, हमारा प्राइम नहीं है। तो अगर हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, फैक्टर्स निकालने के लिए हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। जैसे आपको प्लस के पहले यहाँ पे भी 11 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 11 कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 11 को कॉमन मान के 5 into 17 प्लस क्या करेंगे, +3। ये कर सकते हैं, डन है। 11 5 into 17 क्या होता है, अगर आप में से किसी को पता हो, 17 5 जो 85, 85 में 3 को ऐड करेंगे 88। इधर तक पहुंच गए। अभी 11 88 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। 88 को फैक्टराइज कर देंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्या करने, उसको करने के लिए आप अगेन रफ वर्क में जा सकते हो, वरना मेरी तरह एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर सकते हो कि मुझे तो ऐसे ही कर लूंगा। कई बार मेरे से भी गलत हो जाता है, ऐसे जब डायरेक्ट करने जाता हूँ तो मेरी एक हिदायत होगी, रफ जगह पे इसको इत्मीनान से किया करो, ठीक है। 2 से करेंगे 44 आ गया, फिर 2 से करेंगे 22 आ गया, फिर 2 से करेंगे 11 आ गया, फिर 11 से करेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 11 into 2 into 2 into 2 into 11। तो अगर आप इस नंबर को देखने जाओगे, इस नंबर में क्या है, 2 से ज्यादा रिप्रेजेंट तो हो गए। एक तो 1 हो गया, जो छुपा हुआ रहता है, 2 हो गया, 11 हो गया। तो ये नंबर क्योंकि 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसीलिए इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो सिंपली सिंस दिस नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड into form of more than 2 prime numbers, therefore it is composite। सिंपल, डन अंडरस्टूड, क्लियर हो गया, सिंपल सा सवाल था। अब तो कुछ इसमें कठिनाई नहीं आनी चाहिए, आई होप सो, ठीक है। फिर मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। कुछ कठिनाई आए तो मेरे को बता देना, टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, भरपूर ही कर रहा हूँ कि अच्छे से सॉल्व करा सकूँ। वाइट बोर्ड साफ वाफ किया मैंने A to Z, इस चक्कर में कि शायद आपको थोड़ी बहुत अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, 1% भी कर पाता हूँ तो भी ओके होगा, ठीक है। वैसे क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट SST रहा है, बट मैथ्स ऐसा नहीं है कि मैंने कभी छुई नहीं है या मैं पढ़ाई नहीं है, मैथ्स पढ़ाई है बट कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाई है। तो वो थोड़ा सा ऑनलाइन कॉन्फिडेंस आने में ना टाइम लगता है। ऑफलाइन मैंने पढ़ाई है, ऑनलाइन में टाइम लगता है, उसमें आपका सपोर्ट लगता है, ठीक है। तो वो सपोर्ट आई होप सो आप लोग दिखाओगे। अगर आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर दिखाओगे, वरना अगर वीडियो निकल निकल चुके हो बिना वीडियो देखे पूरी, तब तो फिर क्या ही कहने। चलो एक और सवाल हम ऐसे ही देख लेते हैं। हमारे पास कोई सिंपल सा सवाल होगा, कोई आसान सा सवाल होगा जो आपको आसान लगे, मुझे आसान लगे। एक्चुअल में वो आसान नहीं होगा, वो होंगे सारे PYQs ही, वो मैंने आपको भेजे भी हैं। पिछले जो 5 सेट ऑफ पेपर्स आए थे पिछले साल, आप CBSE की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस को निकाला है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, दैट इज कोई भी ऐसा आसान सा, ठीक है, आसान सा उठा लिया हमने। ये कहता है कि 2 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 noon, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये बुक ये कह रहा है कि 2 अलार्म क्लॉक है, मान लो A और B, ठीक है। ये जो A क्लॉक है ये हर 20 मिनट के बाद बीप करती है, और ये जो B क्लॉक है वो हर 25 मिनट के बाद बीप करती है, ठीक है। तो अब इसका ये कहना है कि इन दोनों ने साथ में मिलके बीप किया था 12 बजे, एग्जैक्ट 12 नून पे। तो अब ये साथ में मिलकर कब आवाज करेंगी, साथ में मिलकर कब आवाजें करेंगी, तो तभी करेंगी जब इनका एलसीएम हम निकाल लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि तभी तुम्हें पता चल पाएगा कि आगे चलकर ये कब मिलने वाली है।
मल्टीपल के थ्रू ही तो हम जान पाएंगे कि आगे चलकर आखिर इनके टेबल में कहाँ पर ऐसी जगह आएगी जहाँ पर इन्होंने आपस में मिलेंगे। कहने को तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि 25 4 या 100, 25 या 100, तो 100 मिनट के बाद मिल जाएंगी, सीधा सीधा कह सकते हैं। बट हमको सॉल्व करना है। सॉल्व के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 20 निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 20 निकालेंगे, एलसीएम नॉट सॉरी एलसीएम तो इसमें निकाल ही लेंगे, खाली 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2 into और 25 पे निकालेंगे तो डेट इज कि 25 का कितना होगा 5 into 5। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 को उठा लो 2 to the power 2 और 5 5 to the power 2, यानी ये हमारा 5 का स्क्वायर 25 और 2 4 100 मिनट 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 मिनट बाद ये आपस में साथ में फिट करेंगे। तो अभी बज रहे थे 12, 100 मिनट बाद कितना समय हो जाएगा 1:40 यानी कि 1:40 PM पे दे विल अगेन बीप टुगेदर। ठीक है, ये चीज क्लियर होती है आपको, दे विल अगेन बीप टुगेदर। जनरली ऐसे सवाल बहुत आए हैं आपके पास जहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जहाँ पर आपको सिंपल सिंपल वेज में एलसीएम और एचसीएफ निकालने होते हैं, और आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो। इसको मैं रफ कर रहा हूँ बिकॉज ये इतना कठिन भी सवाल नहीं था यार। मैं लैंग्वेज तो इसीलिए नहीं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैथ्स में तो अगर कई बार बिना लैंग्वेज का भी सवाल है तो भी बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी लैंग्वेज आती है, सीधी सीधी आइडेंटिटी लिखकर आते हैं, फिर भी बच्चे थोड़े से उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज मेन मसला कॉन्सेप्ट का होता है। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल था ये हमने किया था बेसिक लेवल का। एक स्टैंडर्ड लेवल का उठा लेते हैं। स्टैंडर्ड लेवल का सवाल हमसे कहता है कि 3 बेल टोल एट इंटरवल ऑफ 9 12 एंड 15 मिनट्स। 3 बेल हैं, ये 9 12 और 15 मिनट पर क्या कर रही हैं, बीप कर रही हैं, आवाज कर रही हैं। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल बी नेक्स्ट। अगर वो अभी शुरुआत करते हैं एक साथ में टोल करना या तरफ से उधर टोल करना, आवाजें करना, तो अब वो अगली बार कब साथ में आवाजें करेंगे। तो 3 बेल है हमारे पास, ए बी सी। ठीक है, ये हमारी 9 मिनट के बाद करती है, ये हमारे 12 मिनट के बाद करती है, ये हमारी 15 मिनट के बाद करती है। इसने बेसिकली ये बोला है कि मान लो ये अभी एक साथ बीप किया, इन्होंने एक साथ आवाज निकाली, तो अब अगली बार कब ये एक साथ आवाजें निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन हमको क्या चाहिए पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 9 का 3 into 3, 12 का 2 into 2 into 3 और 15 का 3 into 5। एलसीएम क्या निकल कर आता है हमारा, एलसीएम क्या निकलेगा 2 3 5। डन है, ये चीज क्लियर है। 4 4 5 20 20 एंड 9 180 180, यानी कि ये 180 मिनट्स बाद 180 मिनट्स बाद वापस से टोल करेंगे। आफ्टर 180 मिनट्स दे विल टोल अगेन। इज इट क्लियर? आई थिंक बहुत सिंपल से सवाल है यार, इन सवालों में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सीधे सीधे सवाल हैं। ऐसे टाइम वाले सवाल पूछे तो जनरली वहाँ एलसीएम ही आस्क आउट कर रहा होता है हमसे कि एलसीएम निकाल के बता दो भैया कब ये साथ में टोल करेंगे। ठीक है, इज इट ओके? ना मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते इंसान थोड़ा थोड़ा थकता तो है यार। मैं सोचता था कि ये लोग टीचर्स लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस करते हैं 5 7 घंटे की। अब समझ में आ रहा है भाई मैथ्स की क्लासेस लंबी ही जाती हैं क्योंकि हमको समझाना होता है इत्मीनान के साथ ताकि बच्चे को समझ में आए। एसएसटी साइंस की तरह नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हैं। इसमें तो हमको निपटाना नहीं है, इसमें हमको प्रॉपर समझाना है, प्रॉपर इत्मीनान के साथ समझाना है। एक सवाल है, कैन नंबर 15n, ओके, कैन नंबर 15n, n being a natural number, n being natural number, end with a digit 0। क्या एक नंबर जिसके पावर n लगी पड़ी है, क्या एक ऐसा नंबर कैन n, क्या 15 जो नंबर है इसकी कोई भी ऐसी पावर होगी, कोई भी ऐसी पावर जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, कोई भी ऐसी पावर होगी जो इस नंबर को ऐसा नंबर बना पाए जिसके एंड में लास्ट डिजिट में 0 आए।
तो इसका आंसर क्या होगा? अगर एक नंबर है जिसके लास्ट में 0 आता है तो उसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होने चाहिए? मान लो एक नंबर है, ये 10 है, ये 100 है, ये 80 है, 60 है, तो इन सबके में प्राइम नंबर में फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 2 और 5 तो आते ही आते हैं। तो अगर कोई भी नंबर है जिसके एंड में एक 0 है या 2 0 है या 10 0 है या 20 0 है, तो एक चीज तो वहां होती है कि वहां पर प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का आना तो कंपलसरी है, और अगर 2 और 5 नहीं आ रहे हैं इसका मतलब 0 पीछे नहीं आ सकता। बस इसी चीज को हम यूज करते हैं ऐसे सवालों को करने के लिए। ऐसे सवालों को करने के लिए इसी चीज को यूज करते हैं। 15n है हमारे पास, 15n, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, 3 इंटू 5n, इधर लिख देना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 इंटू 5n, इसको और ब्रेक डाउन करेंगे तो 3n इंटू 5n। अब इसके आगे हमको लिखना है रीजन, सिंस दिस नंबर, since this factorization does not have combination of 2 and 5 as its prime factor, therefore 15n can never end with 0. सिंपल। अगर मैं ये सेम सवाल पूछता 15n की जगह 6n कर देता तो क्या आंसर होता? 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 5 नहीं है तो यहाँ पे भी सेम ही आंसर होता। अगर मैं 8 कर देता तो भी सेम आंसर होता, लेकिन अगर मैं 10 कर देता 10n, तो इधर पे तो क्या होता? 2 इंटू 5n। इधर पे तो खैर तुमको सीधे सीधे दिख रहा है, ये हमारे 10 में 0 है एंड में, ठीक है, ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं अभी। आई होप तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ऐसे सवाल भी बनते हैं आपके पेपर में। तो अब आपको इनका एक बेसिक क्लियर हो गया। जितना ज़्यादा आप सवाल लगाओगे ना, मैथ्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने बस जाएगी, जितना ज़्यादा आप सवाल लगाओगे मैथ्स उससे ज़्यादा आएगी। ये क्लास देखोगे आप, 10 क्लास देखोगे, उससे शायद आपको उतना नहीं हो। अगर आप ऐसे 10 सवाल लगा लोगे उससे ज़्यादा बेटर आपके लिए परफॉर्मेंस हो जाएगी। और इसी भी वाणी के साथ हम मूव ऑन करते हैं हमारे इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट के साथ, बिठाते हैं रियल नंबर को। हटाओ भाई, अब मूव ऑन करेंगे हमारे इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट पर। इरेशनल नंबर क्या होता है? आई थिंक आप सबको पता होगा, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इज इट क्लियर? ओके, पी बाई क्यू इरेशनल नंबर क्या होता है जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और जहाँ पर, क्योंकि वहां पर पी और क्यू में से कोई ना कोई इंटीजर नहीं होगा या कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तो हमको यही सीखना है, हमको इरेशनल प्रूफ करना ही सीखना है। वो हमको बोलता है कि मैंने तुम्हें एक नंबर दे दिया √2 या √3 या √5 या √7, अब तुम्हें पता है कि ये इरेशनल है, तुम्हें पता है, मुझे पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन इस नंबर को नहीं पता ये इरेशनल है, तो प्रूफ करो कि ये नंबर इरेशनल है। अब वो कैसे करोगे? बेसिकली ऐसे सवालों को करने के लिए हम एज्यूम्शंस का यूज करते हैं। एज्यूम्शन यानी कि हम कुछ मान लेते हैं। मान कैसे लेते हैं? जैसे मान लो मैंने कुछ मान लिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने बाद में ये प्रूव कर दिया कि मैंने जो माना था वो गलत था, तो मैंने जो एज्यूम किया था वो गलत था, इसका मतलब ये सही है, जो सवाल कह रहा है वो सही है, तो ये सवाल हमारा सिद्ध हो जाता है। इस बेसिस पे इसमें चलते हैं। ऐसे सवालों में हम लैंग्वेज पे ज़्यादा यूज करते हैं, लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, अप्रोच लेकर चलते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारे नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा हम मूव ऑन ही करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक सवाल दे दिया, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। देखो, मैं तुम लोगों से एक हिदायत है मेरी कि इस क्लास से जाने के बाद प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर देकर जाना कि ये क्लास कैसी लगी, क्या चीज़ें इसमें इम्प्रूव की जा सकती हैं, क्योंकि मेरे लिए यू ऑल आर लाइक फैमिली, मोर देन अ फैमिली। तो प्लीज़ मुझे हिदायत देकर ज़रूर जाना कि क्या क्या इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट हम जो नेक्स्ट क्लासेस बनाएंगे उसमें और बेटर करा जाए, जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको और बेटर चीज़ें मिले, ठीक है। तुम लोगों से अच्छी पोजीशन में कोई नहीं हो सकता फीडबैक देने की। तो प्रूव दैट √2 इज रेशनल, ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? बेसिकली सबसे पहले मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम, इसका उल्टा ही मान लेंगे, लेट्स एज्यूम √2 इज रेशनल। अगर √2 रेशनल है तो विच मीन्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड in form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and
P and Q are co-prime। को-प्राइम क्या होता है मैंने बताया ना, भूल तो नहीं गए, वो ऐसे दो नंबर जिनके बीच में वन ही कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या मान लिया, रूट टू को रेशनल मान लिया, रूट टू को रेशनल मान लिया। हमको प्रूव करना था, प्रूव दैट रूट टू इज रेशनल। मैंने शुरुआत करी, प्रूव दैट रूट टू इज रेशनल, ये मान कर रूट टू रेशनल है। अब मैंने ये जो माना है कि रूट टू रेशनल है, अगर ये बाद में मैं ये प्रूव कर दूं कि मैंने जो माना था वो गलत है, इसका मतलब मेरा मानना गलत था यानी ये सही था। सिंपल सी चीज है। तो सबसे पहले तो मैंने रूट टू को रेशनल माना, तो रूट टू बराबर पी अपॉन क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको और आगे मैं बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट टू क्यू इक्वल्स टू पी, ठीक है। अब इससे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब एक थ्योरम चलती है जो ये कहती है कि अगर टू पी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो टू पी को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी मतलब ये है कि अगर दो चार के स्क्वायर को डिवाइड करता है यानी 16 को डिवाइड करता है तो दो चार को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, कुछ इसमें कठिन बात नहीं है। दैट इफ टू डिवाइड पी स्क्वायर तो टू पी को भी डिवाइड करेगा, सिर्फ इतनी सी बात है, रुमाल खुले खुले जा रहा है, बट इट्स ट्रू। सो इधर हम लिखेंगे वी नो दैट, आई टोल्ड यू ये क्वेश्चन ज्यादा लैंग्वेज क्या है, मतलब इसका सॉल्यूशन ज्यादा लैंग्वेज का, स्टेप बाय स्टेप। इफ 2 divides p square, if 2 divides p square, then 2 also divides p। इसका मतलब हमने शुरू में क्या माना था, हमने माना था p और q को प्राइम है, को प्राइम में क्या होता है, सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है, वो भी वन ही होता है। अभी हमें मिल गया कि p का एक फैक्टर 2 भी है। अब अगर हम ये और प्रूव कर दें कि 2 जो है वो q का भी फैक्टर है, तो इसका मतलब हम ये साबित कर देंगे कि जो हमने माना था कि ये को प्राइम है, रेशनल, ये सब झूठ था, तो हमारी बात बन जाएगी। तो ये साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 1 और हम मान लेंगे लेट्स एज्यूम या लेट्स से p बराबर 2k। ये मान लिया हमने p बराबर 2k। 2 ही क्यों माना, क्योंकि 2 यहाँ था तो 2 माना। अगर यहाँ 3 होता तो 3 मानते, अगर यहाँ 4, अगर यहाँ 5 होता तो 5 मानते, 7 होता तो 7 मानते, 11 होता तो 11 मानते, क्योंकि हमें इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे कैंसिल आउट कराना है। कैसे कराना है, देखो लेट्स से p बराबर 2k, तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो 2q स्क्वायर, p की वैल्यू 2k, ठीक है। 2k का स्क्वायर कितना निकल कर आएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। अभी 4 दो बार गया, एक बार गया, यानी ये कितनी हो गई, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। तो अगेन हम ये बात कह सकते हैं कि इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, ठीक है, इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 also divides q, 2 also divides q, which means 2 is a common factor of p and q। ये चीज क्लियर हो गई, विच इज कॉन्ट्ररी या कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी हमारे हमने जो माना था उसके विरोध में, टू आर assumption, therefore we can conclude that root 2 is irrational। सिंपल सी बात है, मैंने कुछ माना उसको बाद में गलत प्रूफ कर दिया और कह दिया कि भैया ये चीज ऐसी ऐसी है। जैसे ही तुम रूट 3 का कर सकते हो, रूट 3 के लिए तुमको क्या करना है, इधर रूट 3 लेना है, मतलब जहां जहां मैंने 2 लिया है वहां 3 लेके चलना है। रूट 5 के लिए भी सेम मेथड है। तो ये तुम्हारा टास्क है कि तुमको रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट जितने भी रूट हो सकते हैं 11 तक, मतलब इतने ही हो सकते हैं जो मैंने बोल दिया अल्टीमेटली, उनको तुम्हें करना है, क्योंकि इन्हीं में से एक पेपर में आएगा, ठीक है। अब ये हो गए हमारे बेसिक से सवाल। एक और कुछ आसान से सवाल आ जाते हैं इसी में, और आसान से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। यार थकते जाते हैं इंसान मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते। रिस्पेक्ट है भाई उन सब टीचर्स को जो लोग मैथ्स पढ़ाते हैं यार। मुझे लग रहा है एसएसटी से ज़्यादा कठिन है मैथ्स पढ़ाना। हाँ भाई, एसएसटी से ज़्यादा ही कठिन लग रहा है मुझे। देखो ये क्लास कैसी भी गई हो मुझे, मतलब क्वालिटी वाइज भी, बट मैं इसको अपलोड तो करूँगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
कि मैं थोड़ा बहुत इन चीज़ों को अपलोड कर रहा हूँ। इवन दो थोड़ा सा हेजिटेशन है क्लास के पहले था मुझे, मैं अपने दोस्तों को बोल भी रहा था आई डोंट नो मैथ्स की क्लास कैसी जाएगी, कैसा पढ़ाऊंगा, बच्चे समझेंगे नहीं समझेंगे, बट ओवरऑल आई थिंक चीज़ें अच्छी गई हैं अभी तक। एंड आप लोगों को पसंद आ जाए बस, और क्या कर सकता हूँ, आप लोगों की हेल्प हो जाए बस। ठीक है, तो हम एक और इसमें नंबर सवाल उठाते हैं, दैट इज कोई सा भी सवाल उठा लेते हैं। प्रूव दैट 7 - 3 √5, प्रूव 7 - 3 √5 इज इरेशनल। अब इन सवालों का तो और भी ज्यादा हलवा हाल है, बिल्कुल हलवा हाल। क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया एक गधा है, ठीक है, और फिर मैंने बोल दिया अगर हम ए के बराबर बी को कर देंगे तो बी भी हमारा गधा हो जाएगा, सी को कर देंगे तो सी भी हमारा गधा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है इस सवाल में। आपको पता है कि √5 तो इरेशनल है, ठीक है, तो अगर मैं √5 को उस तरफ ले जाऊं और इसको √5 के बराबर कर दूं, जितना बचा नंबर है उसको √5 के बराबर कर दूं, तो हमारा बात साबित हो जाएगी, ये बात बराबर हो गई, ये भी इरेशनल हो गया। जैसे सबसे पहले मैं मान लेता हूँ लेट से ये हमारा जो है वो रेशनल है, ठीक है। सबसे पहले इसमें काम ही होता है, चोर को हम चोर नहीं मानते, इसको हम चोर नहीं मानते, तो सबसे पहले हम ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। तो लेट से 7 - 3 √5 is rational, is rational, which means it can be represented, it can be represented in form of in p by q where q is not equal to 0, ठीक है। 7 - 3 √5 is equals to p by q, डन है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको ये माइनस का है तो इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 - p by q इक्वल्स टू 3 √5। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, q हमारा एलसीएम रहेगा, 7q - p इज इक्वल्स टू 3 √5। 3 को इधर ले आएंगे क्योंकि 3 को इधर 5 अकेला लाना है, 7q - p 3q इज इक्वल्स टू √5। इतनी सिचुएशन को देखो आप, ठीक है। आपको पता है इसमें पी एन क्यू क्या है, हमारे इंटीजर है, ठीक है, आपको ये पता है पी एन क्यू इंटीजर है, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ इंटीजर वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए भाई। अगर मैं यहाँ पे पी और क्यू मान लो 1 2 होते तो यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉपर वैल्यू मिलती ना, 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ ना कुछ तो मिलता। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये बराबर किसके हैं, √5। नाउ वी नो दैट, इसको इक्वेशन 1 मान देता है, द फैक्ट इज √5 इज अ रेशनल। उनको पता है फैक्ट, बात ये है कि ये इरेशनल है, जो भी बात छोड़ो, जो हमने माना माना सब छोड़ो, लेकिन एक बात फैक्ट है दैट √5 इज इरेशनल। तो अगर कोई भी चीज इसके बराबर होगी तो वो भी इरेशनल होगी। वी नो दैट द फैक्ट इज √5 इज इरेशनल व्हिच इज contrary to our fact that ये वाला जो नंबर है इसमें इंटीजर नहीं है, और which is contrary to our fact, बस खाली लिखा, which is contrary to our assumption, जो हमने माना था उस assumption के वो तो खिलाफ हो गया। Therefore we can conclude that lead 7 - 3 √5 is irrational। इन सवालों में कुछ नहीं ना करना होता है, इन सवालों में बस आपको बेसिकली इतना सा काम करना होता है कि जो रूट वाली वैल्यू है उसको अलग कर दो, उसको अलग निकाल दो और उसके बराबर इसको ले आओ, आपका काम बन जाएगा बस, और कुछ नहीं ना करना होता इन सवालों में, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने एक और सवाल रख दूँ, ठीक है, ऐसे ही एक सवाल रख दो, ऐसे इससे मिलता जुलता कोई सवाल रख दो, तो क्या आप उसे कर पाओगे? आई होप सो कर तो पाओगे यार, इतना पढ़ाने के बाद तो कर लेना चाहिए था। ठीक है, चलो तो एक सवाल आपके सामने इससे रिलेटेड रख देता हूँ, ये बेसिक लेवल का सवाल था, अब स्टैंडर्ड लेवल का रख देता हूँ। 2 - √3/5 इसको इरेशनल प्रूफ करना है। अब मान लो हमको लैंग्वेज नहीं करनी है, हमको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल, अगर मान लो मैं सीधा सीधा करा दूँ, तो लैंग्वेज तो मैंने पिछले सवाल में लिखवा दी। तो 2 - √3/5 है, तो इसका हमें क्या करना है, बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि √3 को हमें अलग करना है बस, ताकि ये पूरा √3 के बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया ये हमारा पी बाई क्यू के बराबर है, 2 - √3/5 बराबर p/q हो गया, डन है। इधर ले जाएंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इधर ही ले जाएंगे और क्या ही करेंगे, तो ये हमारा 2q - √3q
5p हो गया, ये आपका डन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2q माइनस 5p बराबर √3q हो गया। ये चीज क्लियर है। 2q माइनस 5p पॉन में q √3 हो गया। बिल्कुल जीरो लैंग्वेज है। जीरो लैंग्वेज में बेसिकली हमने क्या किया, इसको p बाई क्यू के बराबर माना। 5p हमारा एक क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2q हो गया इधर से, माइनस 3 √3q हो गया, और ये हमारा 5p हो गया। उसके बाद इसको हम इधर ले गए, इसको इधर ले आए, ठीक है, तो 2q माइनस 5p इज इक्वल टू √3q हो गया। √3 वही ना, अब हमारे ये हो गया जहाँ ये हमारे q p ये सब हमारे क्या है, वेयर p and q आर इंटीजर्स। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने किया है, सब पूरा शॉर्ट फॉर्म में किया है मैंने, ताकि आपको सारी समझ में आए। पी एन क्यू इंटीजर्स हैं, लेकिन अब यहां से शुरू होगी हमारी अगेन कहानी। बट द फैक्ट इज √3 इज इरेशनल। कुछ भी बना दो, बट द फैक्ट इज √3 इज इरेशनल। तो अगर √3 इरेशनल है तो √3 के बराबर जो भी आएगा वो हमारा इरेशनल ही तो होगा, व्हिच मींस अल्टीमेटली 2 माइनस √3/5 इज इरेशनल। आई होप सो इट इज क्लियर। और बाकी कोई और सवाल बचता ही नहीं है जो कोई कठिन सा सवाल हो, मुझे नहीं लगता कोई इसके अलावा कोई और बहुत कठिन सा सवाल आपके सामने बचता है। इन अ टीचर वर्कशॉप, चलो एक सवाल और करा लेते हैं, ये SCF LCM का है, करा लेते हैं। अब उसमें नज़र पड़ गई है तो करा लेते हैं, क्योंकि अगर नज़र नहीं पड़ती तो मैं नहीं कराता। पेपर में जनरली क्या होता है, किसी सवाल पे एंडिंग में नज़र पड़ती है और हम उस पर इग्नोर करके जाते हैं, वही सवाल आ जाता है। तो ऐसे ही है, इसमें मेरी नज़र पड़ गई तो इसको करा देता हूँ। इन अ टीचर वर्कशॉप नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। फ्रेंच कितने टीचर पढ़ा रहे थे, हिंदी कितने टीचर पढ़ा रहे थे, इंग्लिश कितने टीचर पढ़ा रहे थे। फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश 48, 80 एंड 144। ओके, फाइंड मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड एंड इफ ईच नंबर, ठीक है। तो ऐसे कितने रूम होंगे जिनमें हम सेम नंबर ऑफ टीचर्स को भर सकते हैं, यानी जिसमें जितने फ्रेंच बोलने वाले उतने हिंदी बोलने वाले उतने इंग्लिश बोलने वाले। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको कॉमन निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब हमें पता चलेगा ऐसे कितने रूम होंगे। ऐसे ही आपके बर्फी के भी आ सकते हैं कि इतनी काजू कतली है, इतनी ये है, इतने रसगुल्ले हैं, बताओ कितने डिब्बे ऐसे बन सकते हैं जिसमें बराबर बराबर ये सब आ जाए। या ऐसी किताबों के भी आ सकते हैं कि 3 इंग्लिश की, कि कुछ इंग्लिश की किताबें हैं, कुछ फ्रेंच की किताबें हैं, कुछ हिंदी किताबें हैं। बताओ हमको एक रैक बनवाना है तो कितने रैक बनवाए जाए जितने में ये बराबर आ जाए। तो ऐसे में जब हमें चीज़ों को बराबर लाना होता है तो हम क्या करते हैं, SCF निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लैंग्वेज यहाँ पे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग PF। 48 कितना होगा, 2 इंटू 24 हो गया, तो 2 इंटू 12 हो गया, तो फिर 2, फिर हमारा 2 इंटू 2 तो 8। ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है यार। फिर 2, फिर 3, क्लियर है। 3 2 6, 12 12 2 24, हाँ डन है। 80 बोरिंग होता है, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग ही हो जाता है। मैं बोल रहा था कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैंने मैथ्स अभी देखा था तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इन सवालों को, क्योंकि हम ट्रिक सीख गए होते हैं। आप भी जब मेरी एज पे आओगे तो आप तो चीज़ों की ट्रिक सीख गए होते हैं। फिर आपको बोला जाए नहीं नहीं भाई सॉल्व करो, तो आपको बोरिंग ही लगेंगी चीज़ें, बट स्टिल वी हैव, जो करना है तो करना है। 2 से करेंगे 40, फिर 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, 2 से करेंगे तो 5, 5 टू 10 और 20 20 40, ठीक है। क्रॉस चेक करते रह रहा हूँ मैं, क्रॉस चेक इसलिए ताकि गलत ना बता दूँ आपको। 2 इंटू 72 इंटू 2 इंटू 36 इंटू 2 इंटू 18 to 9 into 3 into 3, 9 9 18 into 36 36 72 and 144 डन है। मैथ्स पढ़ाने में लिटरली सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है। मैं समझ गया हूँ यार, रिस्पेक्ट है उन सभी मैथ्स वाले टीचर्स को, ठीक है। चलो इसमें हमको क्या निकालना था, SCF निकालना था। SCF निकालने से हमें मिल जाएगा कि आखिर वो कितने रूम बनाने पड़ेंगे जिनमें बराबर बराबर सब बैठ जाए। तो SCF निकालने के लिए हम क्या चुनेंगे, एक बार 2 आ रहा है, तीनों में आ रहा है, दूसरी बार भी आ रहा है, तीसरी बार भी आ रहा है, चौथी बार भी आ रहा है। ये और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है। तो इधर इतना 2 2 2 4 4 2 8 8 16 16 रूम्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश बराबर होते हैं। लैंग्वेज की बेसिक होती है, सवाल पे ही आप लैंग्वेज देख सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके आ सकते हैं वो मैं सॉल्व करा चुका हूँ, एंड आई होप सो आपको चीज़ें समझ भी आई होंगी। एंड इट्स अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नॉट डिस्क्रिप्शन बॉक्स,
कमेंट सेक्शन में बताकर जाना यार कैसी लगी क्लास, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो द फीडबैक कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ते वक्त। ठीक है, ये माइक कहाँ भागा जा रहा है भाई, वापस हो जा तो ऐसे। ठीक है, वापस हो जा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आपने कैसा महसूस किया इस पूरी क्लास में, ये जानना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे था, मैं आपको देख नहीं रहा था, जनरली अलग तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। तो होगा होगा जैसे जैसे बजट बढ़ेगा हम हमारे प्रोडक्शन पे काम करेंगे। अभी बहुत लाइटें जल रही हैं, बहुत एफर्ट चल रहा है, तब एफर्ट कम होगा, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चीज़ें करी जाएंगी। बट जैसे हो पा रहा है मेरे हिसाब से अभी कर लेना चाहिए, और मैं वैसे ही कर रहा हूँ। आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताना क्या तरीके हैं कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी मुझे बताना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, या मैं कोशिश करूँगा एक ऐसा चैप्टर लाऊं जो आप डिमांड कर रहे हो। भले ही मैं सारे चैप्टर्स पे वीडियो ना बनाऊं, पर आप मुझे टेलीग्राम में बोलो कौन सा चैप्टर दिक्कत दे रहा है, उस पर ज़रूर मैं बना दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ लेट मी नो ये क्लास आपको कैसी लगी। और इंस्टाग्राम पे हमें आप फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, हमारे साथ जुड़ सकते हो परमानेंटली, फॉरएवर वाले हमारे साथ मेंबर बन सकते हो। ठीक है, विदाउट पेइंग एनी फी। ओके, सो फॉरएवर मेंबर बनो हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़कर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर मैथ्स एग्जाम। गुड बाय।